बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 10वां अध्याय नेताजी का चश्मा के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। बच्चों, हम इस पाठ को पहले पढ़ चुके हैं। इसका पहला और दूसरा भाग आपने पढ़ा है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से हालदार साहब एक कस्बे से हर 15 दिन में गुजरा करते थे। उस कस्बे में एक चौराहे पर नेताजी की बहुत ही प्यारी सी संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन उस मूर्ति पर जो चश्मा लगा था वह वास्तव का नहीं था, वह वास्तविक चश्मा नहीं था, वह ऐसा सामान्य चश्मा था जैसा कि हम लोग पहना करते हैं। अब जब हालदार साहब अगली बार वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा है। जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने बताया कि नेताजी की मूर्ति का जो चश्मा है वह एक छोटा सा चश्मा बेचने वाला, जिसे लोग कैप्टन के नाम से जानते थे, वह बदल देता है। और वह बदलता क्यों है? क्योंकि उसे जब कोई ग्राहक मिल जाता है तो वह नेताजी की मूर्ति से चश्मा उतार करके ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब एक दिन हालदार साहब देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है और वे बहुत परेशान हो जाते हैं कि नेताजी की मूर्ति चश्मे के बिना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब जब वे अगली बार गुजरते हैं तो फिर पान वाले से पूछते हैं, तो पान वाला दुखी होकर के बताता है कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है। अब भला कौन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा? अब हालदार साहब का दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वे सोचते हैं कि क्या अब नेताजी की मूर्ति पर कभी भी चश्मा नहीं लगेगा। लेकिन जब वे अगली बार जाते हैं तो देखते हैं नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगा है। यह चश्मा बहुत साधारण सा है, जैसे छोटे बच्चे सरकंडे से चश्मा बना लेते हैं, वैसा ही चश्मा लगा है। लेकिन इतनी छोटी सी बात पर ही हालदार साहब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उनका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ना कोई है जिसके मन में आज भी देशभक्ति की भावना है। हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वे भी देशभक्त हैं, इसलिए वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी यानी कि वह सेना में काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी उस चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहा करते थे? उत्तर, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह बहुत बड़ा देशभक्त था। वह चश्मे वाला ना तो सेनानी था, वह सेना में काम नहीं करता था, ना नेताजी का साथी था, ना ही उसने आज़ाद हिंद फौज में नेताजी के साथ काम किया था। फिर भी वह नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत सम्मान करता था। वह सुभाष चंद्र जी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देख कर आहत था। बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर कि उसका दिल बहुत दुखी होता था, बहुत परेशान होता था, इसीलिए वह चश्मा लगा देता था। इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे सुभाष चंद्र का साथी या सेना का कैप्टन कहकर पुकारते थे। चाहे वे मजाक उड़ाने की मुद्रा में उसे कैप्टन कहते हों, लेकिन वह कस्बे का अगुआ था, यानी कस्बे को आगे ले जाने वाला वह था। लोग उसका अनुसरण किया करते थे। प्रश्न 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहले तो उन्होंने कहा था कि अब कस्बे में रुकेंगे ही नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने गाड़ी रुकवाई। तो इसका पहला है का, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्यों दुखी थे वे? क्यों उदास थे? क्यों निराश थे? उत्तर, हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। उन्हें यह पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, ये जानकर के वे बहुत दुखी हो गए थे। अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कोई भी नहीं रहा। अब तो कोई भी ऐसा नहीं है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहना सके। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो उनके मन में ये ख्याल था कि अब कभी भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाएगा और ऐसी मूर्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये सोचकर ही वे उदास हो गए थे। खा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हमने अंत में देखा कि मूर्ति पर एक छोटा सा बच्चों जैसा बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। उस चश्मे से हालदार साहब को क्या उम्मीद जगी, या वह चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर,
मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश के नागरिक अपने अपने ढंग से देश के निर्माण में अपना योगदान देकर देशभक्ति का परिचय देते हैं, कि देश के सभी नागरिक अपने अनुसार ही देशभक्ति का परिचय देते हैं। कोई किसी तरीके से देशभक्ति दिखाता है, कोई दूसरे तरीके से देशभक्ति दिखाता है। देशभक्ति की भावना सबके अंदर होती है, लेकिन उस भावना को वे अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसमें बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। बड़े तो देशभक्त होते ही हैं, लेकिन बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल होती है, क्योंकि यह सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने ही बनाया है। इससे यह पता चलता है कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना होती है, कि बड़ों के अलावा बच्चे भी देशभक्ति की भावना रखते हैं। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? बात तो बहुत छोटी सी थी। बात ये थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लग गया था, चाहे वह सरकंडे का ही चश्मा क्यों ना हो। लेकिन इतनी सी बात पर हालदार साहब बहुत भावुक क्यों हो गए, बहुत खुश क्यों हो गए? उत्तर, हालदार साहब के लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। उनके जीवन में, उनके विचारों में यह एक बहुत बड़ी बात थी। वह उनके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि अब भी हमारे देश के कस्बे कस्बे में देशभक्ति की भावना जीवित है। इस बात से उनको उम्मीद जागृत हो गई, उम्मीद जग गई कि देश के हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना है। आज भी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। इसी खुशी और आशा से वे भावुक हो गए। तो इसी कारण, इस छोटी सी बात के कारण ही वे भावुक हो गए थे। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको इसका अर्थ समझाना है, अर्थ बताना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। उनके मन में यही बात आई थी। यह बात क्यों आई थी? क्योंकि पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बना रहा था, जो कि देशभक्त था। तो उनके मन में यही बात आई कि जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनका तो हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग मजाक बनाते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, और अपने लिए हमारा समाज बिकने के मौके ढूंढता है, स्वार्थ सिद्ध करने के मौके ढूंढता है। यह चाहता है कि किसी भी तरह से ज़्यादा धन कमाया जा सके। तो इस बात का हमें अर्थ स्पष्ट करना है। उत्तर, आशय, जो कौम यानी समाज अपने देश के बलिदानियों, जो अपने देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, का सम्मान करना नहीं जानती, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। उसका भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है? कैसे उसका भविष्य अच्छा हो सकता है? जिन लोगों ने देश की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, निश्चित ही वे सम्मान के पात्र हैं। लेकिन देश के बहुत से लोग उन पर भी हंसते हैं। जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया, उनको कितना सम्मान प्राप्त होना चाहिए, लेकिन लोग तो उनका भी मजाक बनाते हैं। एक छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन नामक एक चश्मे वाला वृद्ध व्यक्ति सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा, तो भी लोग उसकी देशभक्ति पर हंसते रहे और उसे पागल एवं सनकी कहते रहे। लोग उसे पागल और सनकी क्यों कहते थे? क्योंकि वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, कभी चश्मे को बदल दिया करता था, लेकिन जब तक वह जीवित रहा, वह सुभाष जी की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा। इस कारण से ही लोग उसे पागल कहते थे। जहाँ ऐसे स्वार्थी लोग रहते हों, उस देश का भविष्य कैसे संभलेगा? तो जहां पर ऐसे स्वार्थी लोग रहते हैं, उस देश का भविष्य कैसे अच्छा होगा? क्योंकि वे अपने प्रचार प्रसार में ही रुचि लेते हैं, क्योंकि वे तो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगे रहते हैं। प्रश्न 4,
पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, आपने इस पाठ में पान वाले के बारे में पढ़ा है, उसका एक रेखा चित्र आपको बनाना है। रेखा चित्र बनाने का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि आप एक चित्र बनाएंगे, आप उसके बारे में वर्णन करेंगे। इस तरह से वर्णन करेंगे कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि वह व्यक्ति देखने में कैसा था, वह किस तरह से वार्तालाप करता था, उसकी क्या क्या विशेषता थी। तो रेखा चित्र एक ऐसी विधा होती है जिसमें कि हम जब उसे पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे समक्ष एक चित्र जैसा बन गया हो, लेकिन यह चित्र रेखाओं से नहीं बनता है, शब्दों से बनता है। तो देखिए बच्चों, पान वाले का रेखा चित्र देखते हैं हम। उत्तर, पान वाले की दुकान चौराहे पर थी। वह दुकान पर आने वालों को जहां पान खिलाता था, वहीं स्वयं भी अपने मुंह में पान ठूंसे रहता था। वह पान बेचता तो था ही, लेकिन खुद भी पूरे दिन पान खाता रहता था, पूरे दिन पान चबाता रहता था। वह काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह काले रंग का था, बहुत मोटा था और खुश मिजाज था, यानी कि प्रसन्न रहने वाला था, प्रसन्न चित्त था। उसकी तौंद निकली हुई थी, वह बहुत मोटा था, इस कारण से उसका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति आकर उससे कोई बात पूछता था तो वह बताने से पहले पीछे मुड़कर थूकता था। तो बोलने से पहले उसे हमेशा थूकना पड़ता था, क्योंकि उसके मुंह में तो पान भरा हुआ रहता था, तो पान मुंह में रख करके वो बोल नहीं पाता था, इसलिए पीछे मुड़ करके उसे मुंह से पान थूकना पड़ता था। फिर बताता था, बताने के साथ साथ वह हंसता भी जाता था। तो कोई बात जो कि उसे हंसी की लगती है, क्योंकि वह खुश मिजाज था, तो वह बात बताता था, उसके साथ साथ हंसता भी जाता था, जिससे उसकी तौंद भी थिरकने लगती थी। उसके हंसने के कारण उसका जो पेट था वह भी हिलने लगता था, वह भी थिरकने लगता था, और उसके पान वाले काले दांत खिल उठते थे। और वह हंसता था तो उसके दांत, जो कि पान खाने के कारण बिल्कुल लाल, काले, बहुत गंदे हो रहे थे, वे भी दिखाई देते थे। वह बात बनाने और हंसी उड़ाने में भी उस्ताद था। वह बातें बनाता था और लोगों का मजाक भी उड़ाता था। इसके साथ ही वह भावुक भी था, लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर भावनाएं भी थी, वह भावुक भी था। कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनाकर स्वयं उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। जब उसने हालदार साहब को कैप्टन की मृत्यु के बारे में बताया था तो वह उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। इस बात से पता चलता है कि उसका मन बहुत ही संवेदनशील था, वह बहुत ही भावुक था। प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बच्चों, जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या यह आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, तो पान वाले ने कहा था, अरे वह कैप्टन क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है पागल। तो यह बात उसने क्यों कही होगी, और इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था? अब इसका उत्तर देखिए। कैप्टन देशभक्त था, कैप्टन देश से प्यार करता था। हालदार साहब उसकी देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे, यानी कि हालदार साहब ने उसकी देशभक्ति के लिए सिर झुकाया था। जब उन्होंने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि क्या वह व्यक्ति नेताजी का साथी है अथवा आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पान वाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है। तब पान वाले को लगता है कि ये तो बहुत ही बेकार सा सवाल है, तो इसीलिए वह उपेक्षा के साथ में जवाब देता है, ध्यान ही नहीं देता इस सवाल पर कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया यह है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसे इस तरह से कैप्टन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कैप्टन एक देशभक्त था। वह देशभक्ति की भावना से पूरित होकर ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाता रहता था, क्योंकि वह देशभक्त था, सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, इसीलिए उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाता रहता था। वह कोई पागल व्यक्ति नहीं था। ऐसे व्यक्तियों की कमियां या कुरूपता को नहीं देखना चाहिए। हमारा मानना है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी कमियों को, उनकी कुरूपता को
उनकी शक्ल सूरत पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना उनकी हंसी उड़ानी चाहिए, उनका मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। यदि हम उसकी तरह देशभक्ति ना कर सकें तो भी हमें उसका कम से कम सम्मान तो करना ही चाहिए। तो अगर हम उनकी तरह देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो कम से कम ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। अतः पान वाले की वह टिप्पणी उचित नहीं थी, इसलिए हमें यह बात अच्छी नहीं लगी। पान वाले को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? का हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इससे हालदार साहब की क्या विशेषता का पता चलता है कि वे चौराहे पर रुकते और एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को जरूर ही बहुत प्यार से निहारते थे, यानी देखते थे। उत्तर, यह वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। इससे हालदार साहब की देशभक्ति की भावना प्रकट होती है, साथ ही सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना भी प्रकट होती है। उनके मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा व्याप्त थी। इसके साथ ही उन्हें सुभाष जी की मूर्ति में गहरी रुचि थी। उन्हें वह मूर्ति बहुत अच्छी लगा करती थी। सुभाष जी की मूर्ति में चश्मे का ना होना, फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब बातें उनकी देशभक्ति की भावना का ही बोध कराती हैं। इन सब बातों से यह पता चलता है कि उनके अंदर कितनी अधिक देशभक्ति की भावना थी। खा, पानवाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो अब इसका हमें अर्थ बताना है। उत्तर, पानवाला यद्यपि कैप्टन के प्रति उपेक्षा दर्शाता था, फिर भी वह संवेदनशील व्यक्ति था, यानी कि वह बहुत भावुक था। उसके अंदर भावनाएं तो थी, चाहे वह कितना भी मजाक कैप्टन का बनाता था। उसे कैप्टन की मृत्यु पर अत्यधिक दुख हुआ था। कैप्टन के मरने पर, उसकी मृत्यु होने पर उसे अंदर से बहुत अफसोस, बहुत दुख हुआ था। उसे अनुभूति हुई थी कि कस्बे में कैप्टन जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं था। उसे ऐसा लगा कि इसके जैसा देश प्रेमी अब कोई नहीं है, क्योंकि उसने देखा कैप्टन की मृत्यु होने के बाद मूर्ति पर कभी भी चश्मा नहीं लग रहा था। इसलिए वह कैप्टन को याद करके उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसी कारण से कैप्टन को याद करके वह दुखी हो गया था, उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इससे कैप्टन की कौन सी विशेषता का पता चलता है? उत्तर, कैप्टन के मन में अपार देशभक्ति की भावना थी। उसके मन में बहुत ज़्यादा देशभक्ति थी। वह देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेताजी के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था। नेताजी से बहुत प्रेम करता था, बहुत सम्मान उनका वो करता था, क्योंकि नेताजी ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। इसी कारण वह बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर बार बार आकर चश्मा लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। इस बात से पता चलता है देश के प्रति उसके मन में कितनी सम्मान की भावना थी, कितनी भक्ति थी और वह देशभक्तों का भी कितना सम्मान करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी वह बहुत सम्मान करता था। प्रश्न 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। तो जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को सामने नहीं देखा था, तब तक वे कैप्टन के बारे में क्या सोच रहे थे कि कैप्टन कैसा दिखता होगा, कैसा व्यक्ति वो होगा, यह हमें बताना है। उत्तर, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात यानी कि आमने सामने, बिल्कुल सामने नहीं देखा था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और रही होगी। यानी कि वास्तव में कैप्टन जैसा था वैसा उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने कैप्टन को कुछ अलग ही तरह का सोचा था। उन्होंने सोचा होगा कि कैप्टन सेना का कोई भूतपूर्व कैप्टन होगा। उन्हें ऐसा लगता था कि यह सेना का कोई सिपाही होगा, कोई पूर्व कैप्टन होगा, अथवा
नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन रहा होगा। नेताजी की जो फौज थी आज़ाद हिंद फौज, तो शायद वह उसमें कैप्टन रहा होगा, ऐसा हालदार साहब सोचते थे। वह हट्टा कट्टा, अनुशासित और दबंग मनुष्य होगा, और क्योंकि वह सेना में रहा होगा इसलिए वह बहुत हट्टा कट्टा, ऊंचा, लंबा चौड़ा ऐसा व्यक्ति होगा जो कि बहुत दबंग होगा, बहुत मजबूत होगा, जैसे कि आमतौर पर कैप्टन या सिपाही हुआ करते हैं। ऐसा ही उन्होंने कैप्टन के विषय में सोचा था जब तक कि कैप्टन को देखा नहीं था। प्रश्न 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में किसी महापुरुष की मूर्ति लगी होती है। इस मूर्ति को लगाने का क्या उद्देश्य होता है? इससे हमें क्या प्राप्त होता है? कौन सा लक्ष्य इससे हमारा पूरा होता है? उत्तर, इस तरह की मूर्ति लगवाने के यही उद्देश्य हो सकते हैं कि लोग उस महान व्यक्ति के बारे में जानें, जनता के मन में उस महान व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान जागृत किया जाए। तो वह जो महान व्यक्ति होता है उसके प्रति आदर सम्मान जागृत लोगों के मन में हो, इस कारण से इस तरह की मूर्तियां लगाई जाती हैं और उसके योगदान से सभी को परिचित कराया जाए, जिससे नई पीढ़ी उनके महान कार्यों की प्रेरणा लेती रहे। क्योंकि मूर्ति होगी तो हमें उस व्यक्ति को याद करेंगे हम, और हमें यह भी याद आएगा कि उसने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, हमारे देश को आगे बढ़ाने में उसका क्या योगदान रहा था। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? अगर हमें मौका मिले कि हम अपने घर के आसपास के चौराहे पर कोई मूर्ति स्थापित करा सकें तो हम किस महान व्यक्ति की मूर्ति स्थापित कराना चाहेंगे? तो बच्चों, यह आपको स्वयं विचार करना है कि आप किन महापुरुष से प्रभावित हैं और उनकी मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं। इसका उत्तर देखें। हम अपने इलाके के चौराहे पर ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगाना चाहेंगे जिसने देश व समाज के हितार्थ कोई उल्लेखनीय काम किया हो। ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए कुछ किया हो या फिर जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, जो कि कोई महान व्यक्ति हो, जो कि अपने बारे में सोचने के स्थान पर अपने समाज और अपने देश के विषय में सोचता हो। इस दृष्टि से हम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा स्थापित कराना चाहेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया है, देश को रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, हर क्षेत्र में उनका बहुत योगदान रहा है, उनकी मूर्ति लगाना चाहेंगे। क्योंकि आज के स्वार्थी और भ्रष्टाचारी युग में उनका सरलता एवं ईमानदारी का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। क्योंकि आज का युग बहुत ही स्वार्थी लोगों का युग है। लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे देश को ऐसे लोगों की ही आवश्यकता है। तो अगर हम उनकी मूर्ति लगाएंगे तो लोग उनको याद करके उनका अनुकरण करना चाहेंगे। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो हमारे उस मूर्ति के प्रति क्या उत्तरदायित्व होंगे, यानी कि हमें उस मूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, उस मूर्ति के प्रति हमारे व अन्य लोगों के उत्तरदायित्व होंगे कि उस मूर्ति की नित्य प्रति सफाई होती रहे, इस मूर्ति के बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहे और उस मूर्ति वाले व्यक्ति के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, जिससे कि लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती रहे। प्रश्न 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं। तो केवल सेना के सिपाही ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, बल्कि सामान्य लोग भी देश के प्रति प्रेम का परिचय देते हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, जैसे कि हमें सार्वजनिक संपत्ति जो कि सरकार की संपत्ति होती है उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण आदि अपने जीवन जगत में जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो ऐसे कुछ कार्यों के बारे में सोचिए जो कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कर सकते हैं और उनको अमल में भी लाइए, यानी कि उनको अपने जीवन में प्रयोग में लाइए।
उत्तर, सामान्य जीव जगत से जुड़े देश प्रेम को प्रकट करने वाले कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे पानी को व्यर्थ ना बहने देना, क्योंकि पानी सीमित होता है बच्चों। अगर हम पानी को बर्बाद करेंगे तो हमारे लिए ही आगे पानी ख़त्म हो जाएगा। बिजली का सदुपयोग करना, बिजली भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करना, बिजली का भी सदुपयोग करना, सही उपयोग ही करना। इधर उधर गंदगी ना फैलाना, हम अपने घर को जिस तरह से साफ रखते हैं उसी तरह से हमें अपनी गली को साफ रखना चाहिए, अपने शहर को साफ रखना चाहिए और अपने देश को साफ रखना चाहिए। कहीं भी इधर उधर कचरा और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करना या प्रयास करना कि प्लास्टिक का प्रयोग ना किया जाए। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु प्रयास करना, यानी कि सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर रहना, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना, एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान की भावना रखना। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज हमारे लिए गर्व की बात है, उसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। कहीं पर भी अगर आप कहीं कटा फटा कोई राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, कचरे में पड़ा हुआ देखते हैं, तो उसे उठाकर सुरक्षित तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। कभी भी हमारा राष्ट्रध्वज हमारे पैरों में नहीं आना चाहिए, कचरे में नहीं पड़ा होना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। देशभक्तों और शहीदों के स्मारकों का सम्मान करना, देशभक्त जो हैं उनका सम्मान करना और शहीदों के जो स्मारक बनाए हुए हैं, जो स्मृति स्थल बनाए हुए हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, वहाँ की सफाई करानी चाहिए, उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए। जनता में राष्ट्र भावना को विकसित करना, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारा देश एक रहे, अखंड रहे, यानी कि उसके टुकड़े ना हों, इसका हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। प्रश्न 10 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। ये जो पंक्तियां हैं इनमें उस स्थान की जो बोली है उसका प्रभाव दिखाई देता है और हमें इन पंक्तियों को शुद्ध हिंदी में लिखना है। पंक्तियां ये इस प्रकार से हैं बच्चों। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यह बात पान वाले ने कही है। अब देखते हैं इस बात को शुद्ध हिंदी में किस तरह से कहा जाएगा। कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता और मूर्ति पर कोई दूसरा फ्रेम लगा देता था। तो यह शुद्ध हिंदी में है। अब हम देखते हैं प्रश्न 11। भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाने से भाषा और अधिक ग्रहण करने योग्य बन जाती है, यानी कि भाषा और अधिक अच्छी तरह से समझ में आ जाती है अगर हम प्रचलन में होने वाले शब्दों का प्रयोग किसी भाषा में करते हैं तो तब इसे और अधिक सरलता से समझा जा सकता है। जैसे उपर्युक्त वाक्य में दो शब्द हैं, खूब तथा आइडिया। ये दोनों शब्द क्रमशः उर्दू और अंग्रेजी भाषा के हैं। खूब शब्द से यहाँ गहरी प्रशंसा का भाव है। यह भाव हिंदी भाषा के सुंदर या अद्भुत शब्द में नहीं है। इसी प्रकार आइडिया शब्द में जो भाव है वह हिंदी भाषा के शब्द विचार, युक्ति या सूझ शब्द में नहीं है। तो यहाँ पर खूब शब्द का और आइडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे भाषा में सरलता और सहजता का गुण पैदा हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अन्य भाषाओं के प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं, हमारी भाषा को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं यदि उनका प्रयोग कथन की स्वाभाविक रीति के आधार पर होता है तो। लेकिन उनका प्रयोग जो वाक्य है, जो कथन है, उसके अनुसार स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। अगर अस्वाभाविक रूप से हम बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में ठूंस देते हैं तो वह अच्छा नहीं दिखाई देता। तो वे वक्ता यानी बोलने वाले और श्रोता दोनों को ही प्रभावित करते हैं।
बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 10वां अध्याय नेताजी का चश्मा पढ़ लिया है और इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बच्चों, अब मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगी और अगला पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मैं जाती हूँ। नमस्कार।